हेलो दोस्तों, वेलकम टू IUPAC। और बात करेंगे आज जुलाई का सोसाइटी, इन्वायरमेंट और कल्चर के बारे में। तो देखिए, पहला जो मसला हमारा आता है, तो यूनिसेफ ने चिल्ड्रन पे, बच्चों पे रिपोर्ट बनाई है। इसने बोला कि 15 साल के एरा में 2015 से लेकर 2030 के बीच में जो 69 मिलियन बच्चे हैं, ये 5 साल के जो हमारे 5 साल से कम के बच्चे हैं, ये 69 मिलियन बच्चे मर जाएंगे। ओके। और 60 मिलियन जो बच्चे हैं, ये हमारे 5वीं तक के क्लास पूरा नहीं कर पाएंगे और ड्रॉप आउट हो जाएंगे। रीज़न बताया क्यों मरेंगे, क्योंकि यहाँ प्रिवेंटिव डिसीज़ है। ओके। प्रिवेंटिव डिसीज़ क्यों होती है? क्योंकि हमारे यहाँ सैनिटेशन नहीं होती है और ओपन डेफिकेशन होता है, जिसकी वजह से बहुत सारी डिसीज हमारी पैदा होती है। इसीलिए हमारा स्वच्छ युग जो कैंपेन चलाया गया है, गंगा किनारे जितने भी गांव हैं इनको क्लीन किया जाए, ओपन डेफिकेशन से क्लीन किया जाए। ओके। उसके बाद जो बच्चे पैदा होंगे 2015 के बाद, ये लेस पॉवर्टी में रहेंगे एज कम्पेयर टू कि इसके पहले जो बच्चे पैदा हुए हैं। ओके। क्या करना चाहिए इसको बचाने के लिए? करना ये चाहिए भाई कि जो हमारा खाई है अमीर और गरीब में, जल्दी से ग्रो करके इस खाई को भरना चाहिए। उसके बाद हमें प्रिवेंशन करना चाहिए और ट्रीटमेंट करना चाहिए प्रिवेंटिव डिसीज का। आगे आता है दोस्तों, उसके बाद क्या करना चाहिए कि हमारे प्रेगनेंसी के टाइम में जो प्रॉब्लम आ रही है, पोस्ट नटल फैसिलिटी है एंड प्री नटल जो फैसिलिटी है, इसको प्रोवाइड करना चाहिए और हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम को जल्दी से लागू करना चाहिए। देखिए, ये बहुत अच्छा डाटा अगला वाला आ रहा है कि इंडिया हेल्थ केयर की क्या स्टेटस है। भाई साहब, बात ये है कि हमारा WHO ने बोला है कि 1000 लोग पे एक डॉक्टर होना चाहिए। इंडिया में क्या है, एक डॉक्टर 1646। ओके, 1600 के इर्द गिर्द में जो हमारा डाटा है इस पे है। अब डॉक्टर भी कैसे भाई, जरा देख लेते हैं। 20 लाख हमारे यहाँ हेल्थ वर्कर हैं, जिसमें 77% हमारा एलोपैथ है और 22% के करीब आयुर्वेदा है। डाटा आपको प्रेजेंट है। अब देखिए, जो 57% प्रैक्टिस करते हैं, इनके पास कोई डिग्री नहीं है। 57% डॉक्टर्स के पास कोई डिग्री नहीं है। और जो 1/3 एलोपैथ हैं, जो अंग्रेजी दवाएं देते हैं, ये 12वीं पास हैं केवल। इन्होंने कहीं जाके कंपाउंडर और उनको सुई लगाने आ गया तो जाके बन गए डॉक्टर, 2-4 दवाइयां लिख सकते हैं। 1/3 ऐसे हैं, मतलब 20% ऐसे डॉक्टर हैं जो कि कोई डिग्री नहीं है एलोपैथ में। और आप समझ सकते हैं 57% डॉक्टर हैं जिनके पास कोई डिग्री ही नहीं है। और जो 67% हमारे मिडवाइफ्स हैं, केवल सेकेंडरी लेवल तक इनका एजुकेशन हुआ है। तो क्या होगा हमारा, क्या होगा हमारे देश के भविष्य का? क्योंकि किसी भी कंट्री के लिए आगे बढ़ने के लिए 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहली होती है हेल्थ, और दूसरी चीज़ माइंड आपका सही काम कर रहा है, आपके अंदर एनर्जी है, तो आपका एजुकेशन लेवल आगे जाएगा। और जो मोदी साहब कहते हैं कि हमारे यहाँ जनसंख्या जो है 35 साल के नीचे है, तो बात यह है 65% जनसंख्या 35 साल के नीचे है, तो आप क्या उसको डेमोग्राफिक और डिवाइडेंड बनाना चाहते हैं या डेमोग्राफिक कर्स बनाना चाहते हैं? तो ये हमारा जो इशू आ रहा है कि यदि हमने हेल्थ ही नहीं प्रोवाइड किया और एजुकेशन ही नहीं प्रोवाइड किया, तो हमारे डेमोग्राफिक कर्स हो जाएंगे और डिवाइडेंड कभी नहीं बने रहेंगे। तो इन पर काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है, इसीलिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया गठित की गई है। आगे आते हैं, एक लूका है जिसका नाम है लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेंटस। ये बेसिकली एंसेंटस है हमारा बैक्टीरिया का, आर्किया का, यूरोकोट्स का है। ओके। तो जो लूका है ये बेसिकली 4 बिलियन ईयर ओल्ड है और ये ऑटोट्रोप्स है, अपना खाना खुद बना सकता है और इसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए जीने के लिए। बेसिकली हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड और आयरन के साथ ये जिंदा रह सकता है। देखिए, हमारा एक अवार्ड होता है इंस्पायर अवार्ड, कि जो हमारे बच्चे हैं 10 से 15 साल के बीच में, इन पे साइंटिफिक टेम्पर लेके आ जाए। इसके लिए 2 लाख रुपए गवर्नमेंट देती है। और इसके पहले इसका नाम था मनक, मिलेनियम माइंड्स एस्पायरेशन एंड नॉलेज। इसका नाम को चेंज कर दिया गया, इसका नाम इंस्पायर अवार्ड दिया गया है। ठीक है। अब देखिए, फेसबुक का जो हमारा मार्क जुकरबर्ग है, ये चाहते हैं कि हमारा फेसबुक जल्दी से आगे बढ़े। तो आपको पता होगा कि गूगल ने प्रोजेक्ट लून हमारा लॉन्च किया था। एक गुब्बारा टाइप का होगा, मान लीजिए जहाँ पे इंटरनेट एक्टिविटी नहीं है, ये गुब्बारा उसके ऊपर चला जाएगा और इंटरनेट कनेक्टिविटी वहाँ पर आ सकती है। इंटरनेट से वो एरिया कनेक्ट हो सकता है। ठीक, उसी के तर्ज पे ये भाई साहब यहाँ पे एरोप्लेन देख सकते हैं, उसका नाम है फेसबुक का एक्वाला। ठीक है। ये क्या करना चाह रहे हैं, ये भी सोलर पावर से इंटरनेट ड्रोन है। बेसिकली सोलर पावर से चलेगी, इंटरनेट ड्रोन है। जहाँ जहाँ भी एरिया पे कनेक्टिविटी नहीं है, भाई साहब कनेक्टिविटी देंगे। आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं वहाँ पे इन वीडियोस को। अब देखिए, आगे आते हैं कि कुपियर बेल्ट क्या है। बेसिकली जो हमारा नेपच्यून के बाहर का एरिया आप यहाँ पे देख सकते हैं, और आपको आइस टाइप का दिखेगा वो एरिया। वहाँ पे बेसिकली हमारा
नेपच्यून के बाहर का एरिया कुपियर बेल्ट बोलते हैं, और यहाँ पे एस्टेरॉइड्स होते हैं, बिग फ्रोजन एंड वोलेटाइल वहाँ पे प्रोडक्ट्स पाए जाते हैं। कुपियर बेल्ट बेसिकली ऑफिशियली इसको रिकॉग्नाइज किया था डॉर्फ प्लेनेट के लिए, प्लूटो, हामुआ एंड मेकमेक, ये याद रखें आप, प्लूटो, हामुआ, मेकमेक, ये तीन चीज़ याद रखें। कुपियर बेल्ट कभी भी पूछा जा सकता है, क्योंकि जस्ट हमारे जो हमारा गोला है जहाँ पे मूव कर रहा है सन के साथ जो ऑर्बिट कर रहे हैं प्लेनेट, इसके बाद का एरिया हमारा कुपियर बेल्ट आता है। इसको याद रखें जरूर, इसमें 2-3 हमारे जो प्लेनेट है इनको याद रखें, प्लूटो, हामुआ, मेकमेक, ओके। और अभी नासा ने हमारा एक मिशन लॉन्च किया जिसका नाम है न्यू हॉरिजन मिशन, और ये नासा ने लॉन्च किया है डीप कुपियर बेल्ट में, कि देखा जाए इसमें क्या क्या चीजें हैं। अब देखिए, नासा ने एक जूनो स्पेसक्राफ्ट भी लॉन्च किया है, बेसिकली जुपिटर के ऑर्बिट में जाएगा, ये एंटर भी कर चुका है। वहां पे ये देखा कैसे इसका ओरिजिन हुआ, कैसे इवोल्यूशन हुआ। ये होने के बाद कि जुपिटर में कितना इंटेंस मैग्नेटिक फील्ड है और कितना अमोनिया है, वाटर है, इसको मेजर करने के लिए उन्होंने बात कही है। इंडिया YAWS फ्री हो चुका है। बेसिकली ये क्यों होता है, जहाँ ओवर क्राउडेड एरिया होता है और लिमिटेड अवेलेबिलिटी होती है हमारे सैनिटेशन की, वाटर की, अम्यूनिटीज़ की, इसकी वजह से ये हमारी YAWS डिसीज होती है। अब देखिए, एक हमारा एक चार्ट सिंड्रोम है। बेसिकली क्या होता है, जब हमारे जो प्रोटीन भी हमारा बनता है ना, ये जीन से ही बनता है, जीन में ही म्यूटेशन होता है, उससे हमारा प्रोटीन बनता है। तो हमारा जो जीन में जो प्रोटीन बन रहा है CHD7, इसमें म्यूटेशन हो जाता है, और बच्चे को देख सकते हैं एक आंख उसकी दबी हुई है और एक ऊपर है। तो जो हमारा डिफनेस हो गया, ब्लाइंडनेस हो गया, हार्ट की दिल में छेद हो गया, ब्रीथिंग की जो प्रॉब्लम हो गई, ये बेसिकली चार्ट सिंड्रोम होते हैं। और जीन जो प्रोटीन बनाने वाले हमारे जीन है, इनमें म्यूटेशन होता है, तो हमारा ये चार्ट सिंड्रोम होता है। अब देखिए, जरा बात करते हैं नक्सली की, रेड कॉरिडोर। अब आपको जान के हैरानी होगी कि 6 जगह पे हमारा आर्म फोर्सेस लॉ एंड ऑर्डर लेके आ रही हैं, और हमारे यहाँ नियरली 600 जिले हैं, जिसमें 106 जिलों में हमारा लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म लगा हुआ। अब जरा जान लेते हैं कौन भाई साहब। बेसिकली क्या हुआ कि जो हमारा मार्क्स की पार्टी है, मार्क्सिज्म, CPI आप बोलिए, बेसिकली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो CPI पहले 2 पार्टों में थी, लेकिन बाद में जब रसिया और चाइना में मतभेद हुआ, 2 भागों में डिवाइड हो गई। एक ओरिजिनल बनी CPI, एक बनी CPI-M, ठीक है। CPI-M मतलब CPI मार्क्सिज्म। अब बात दोस्त ये है ना कि जो मार्क्सिज्म है ये है पागल, इनको बस हथियार चलाना आता और कोई काम नहीं आता। इनको कभी पार्लियामेंट्री सिस्टम में भरोसा नहीं रहा। ये कहते हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम बर्बाद है, बेकार है, इसलिए लोग सबको मारना शुरू करते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली पीजेंट, CPI आप जानते हैं लेफ्ट विंग की पार्टी है। लेफ्ट विंग वो विंग होता है मतलब जो गरीबों के लिए काम करे, राइट विंग जो कैपिटलिस्ट के लिए काम करे, ये हमारा विंग बोलते हैं इनको, ठीक है। तो बेसिकली CPI-M जो मार्क्सिस्ट हैं, इसको आप इंडिया गवर्नमेंट ने इनको टेररिस्ट नहीं बोला है, इनको लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म बोला है, ठीक है। ये हमारे बेसिकली 10 स्टेट में इस समय कार्यरत हैं, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, MP, UP और छत्तीसगढ़, जहाँ पे गरीबी है, लोग बरगलाकर हाथ में बंदूक थमा देते हैं। आपको लगता है कि बंदूक से कोई सोल्यूशन हुआ है आज तक, और होगा? टेबल पर बैठ कर सोल्यूशन होगा सर। और अभी तक इनका जो आप मूवी देख सकते हैं, इस पे बहुत सारी मूवीज बनी है, और आपको जिस्ट मिलेगा कि बात ये है कि भाई अपने लोगों के साथ ही गद्दारी करना शुरू कर देते हैं कि आपको हम आज़ादी दिलाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता मेरे भाई। अब देखिए, हमारे 140 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो इससे अफेक्टेड है, और 44 वर्स्ट अफेक्टेड है। ओके, जो रेड लाइन है, जो आपको रेड यहाँ पे दिख रहा है, वो वर्स्ट अफेक्टेड है, और जो येलो कलर का दिख रहा है, ये मॉडरेट अफेक्टेड है। अब देखिए कितने डिस्ट्रिक्ट उससे निकल चुके हैं, नियरली 20 डिस्ट्रिक्ट उससे निकाले जा चुके हैं। 762 हमारे पुलिस स्टेशन उसके गिरफ्त में है, 142 को निकाल लिया गया है। ये हमारी कुछ कहानी चली, जरा देखते हैं आगे क्या कहानी होती है। देखिए, बात ये होती है कि डिस्ट्रिक्ट को क्राइटेरिया किस बेसिस पे करते हैं कि वायलेंस का प्रोफाइल क्या है, कितना वायलेंस कर रहे हैं, कितने लोगों को मार रहे हैं। पहली चीज, लॉजिस्टिक क्या है उनके पास, और क्या सपोर्ट आ रहा है, कि चाइना क्या सपोर्ट कर रहा है, नेपाल क्या सपोर्ट कर रहा है इनको, ठीक है, क्या हवाला का इनका पास पैसा आ रहा है, ये सब सपोर्ट सिस्टम है इनका। उसके बाद क्या पॉजिटिव चेंज हुआ है डेवलपमेंट के थ्रू, इस पे डिस्ट्रिक्ट को कैटेगराइज कर देते हैं कि भाई ये हमारा मॉडरेट है कि एक्सट्रीम में जा रहा है, ठीक है। अब क्या होता है कि फाइनेंशियल और सिक्योरिटी के लिए पैसा दिया जाता है जो हमारा लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट से प्रभावित हमारे जिले हैं। अब देखिए क्या करती है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट को 30 करोड़ रुपए मिलता है हर साल में सिक्योरिटी के लिए। उसके बाद स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम मिलती है, इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान होते हैं, सिविक एक्शन प्लान होते हैं, ताकि लोग डेवलपमेंट के रास्ते पे आएं और इसको अपने हथियार को छोड़ें।
लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है ये थोड़ी सी प्रॉब्लम में आ रही है। ये कह रही है कि सर जैसे आप जिला को हटाओगे, लेफ्ट विंग से जो प्रभावित है, आप बोलोगे तो हट गया, लेफ्ट विंग नहीं है, तो वहाँ पे एड आना बंद हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट से, जिससे वहाँ का जो डेवलपमेंट है वो रुक सकता है। सर बात यह है कि इंडिया परेशान है अपने पड़ोसी से, पाकिस्तान से। छोटा सा देश, कोई काम नहीं है, एक दो बम मार देना है इधर, एक दो यहाँ पे मोटार वोटार फायर कर देना, बस परेशान रहो इंडिया, यही करना है। तो इंडिया ने बोला ठीक है भाई, हम भी करके दिखाते हैं। इन्होंने बनाया CCIT, कंप्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, और ये ड्राफ्ट हुआ 1996 में, और अभी तक UN असेंबली में अडॉप्ट करना बाकी है। जरा कुछ बात कर लेते हैं कि ये क्या क्या है, ओरिजिनल डेफिनेशन क्या है। इन्होंने बोला कि एक यूनिवर्सल डेफिनेशन होनी चाहिए टेररिज्म की, और जितनी भी 193 कंट्री है UN की मेंबर हैं, ये अपने ओन क्रिमिनल लॉ के तहत ऐसे एक डेफिनेशन बनाए, सब लोग मिला के डेफिनेशन बनाए कि भाई बता तो दें। फिर इन्होंने कहा कि भाई कोई बैड टेररिज्म और गुड टेररिज्म की नाम की कोई चीज़ नहीं है, इसको हम मानते नहीं है, ठीक, ये हमारा कन्वेंशन है। इसके बाद जितने टेरर ग्रुप हैं इनको बंद कर दिया जाए और इस पे कोई रहम बरती न जाए। उसके बाद जितने भी टेरर ग्रुप हैं इनको प्रोसिक्यूट किया जाए UN के अंडर स्पेशल लॉ के तहत। उसके बाद जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, एक्स्ट्रा डिटेबल ऑफेंस वर्ल्ड वाइड, इसको घोषित कर दिया जाए, ठीक है। अब देखिए, अब वर्ल्ड कम्युनिटी भी तो कुछ बोलेगी भाई कि क्या हो रहा। अब बोल रहा है US और उसके अलाई बोल रहे हैं भाई साहब हम तो अफगानिस्तान में पीस के लिए गए हैं, और कई जगह पे हम पीस के लिए जाते हैं, तेल बोल के पीस के लिए जाते हैं, ठीक है, बचाने के लिए, तो हमारी फोर्स भी तो टेररिज्म में आ जाएगी, ठीक। पहली बात ये है। लैटिन अमेरिका कंट्री ये बोल रही है कि सर हमारा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे ये दिक्कत है, हमें ह्यूमन राइट यहाँ पे इग्नोर हो सकती है यदि ऐसी बात करेंगे तो। और कंट्रीज जो हैं ये बोल रही हैं कि भाई साहब ये है कि देखिए जो सेल्फ डिटर्मिनेशन है, मेन चीज़ सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात आ रही है कि मान लीजिए बलूचिस्तान के लोगों ने अपना हथियार उठाया, अपने सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए उठाया, लेकिन वो पाकिस्तान की नज़र में टेररिस्ट हैं। वही कि सिमिलर केस विद कश्मीर, वो तो टेररिस्ट हैं ही, वो इंडिया की नज़र में टेररिस्ट है। इसी तरह बहुत जगह पे सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए लोग टेररिस्ट बोल देंगे। जैसे इंडिया के केस में हमने पीओके में जो कैंप चल रहे हैं उनको बोलेंगे कि वो टेररिस्ट हैं, पहली चीज़। उसके बाद बलूचिस्तान के लोगों को बोल रहा है जो लिबरेशन आर्मी है, बलोच लिबरेशन आर्मी है, उसको पाकिस्तान बोलेगा कि ये टेररिस्ट हैं। इसके बाद तिब्बत के जो लोग अपना सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात करेंगे तो चाइना बोलेगा कि ये टेररिस्ट है। इसलिए अभी तक कोई एक डिफिनीशन हमारी बन के नहीं आ पाई है, ठीक है। तो इंडिया ने बोला कि ठीक है हम कुछ चेंज करने को तैयार है। इन्होंने बोला कि ठीक है भाई, जो एक्टिविटी आर्म्ड फोर्सेस जा रही हैं आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट के तहत पे, उसको हम इसके कन्वेंशन के तहत नहीं लेंगे। और उसके बाद यदि लोग अपने राइट्स के लिए बात कर रहे हैं, सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए बात कर रहे हैं, तो भाई साहब वो बात करें, सेल्फ डिटर्मिनेशन बहुत जरूरी है, इसको भी आप इस लॉ में शामिल कर सकते हैं। लेकिन ये लॉ अभी तक अडॉप्ट नहीं हुआ है UN के थ्रू। अब जरा बात करते हैं सर एयर पॉल्यूशन की। देखिए एयर पॉल्यूशन में दिक्कत क्या है कि 1% लोग, WHO का जो हमारा नॉर्म्स है, जो उसका क्राइटेरिया है, 1% लोग इंडिया में, उससे कम लोग एक स्वच्छ हवा में सांस ले पा रहे हैं, ठीक है। तो भाई क्या क्या पॉल्यूशन होता है एयर पॉल्यूशन? NOx, SOx एंड PM 2.5। और बहुत जगह पर मेरी स्पेलिंग मिस्टेक हुई है तो उसके लिए प्लीज़ हमें पार्डन कर दें, माफ़ कर दें। और क्योंकि जल्दी में लेक्चर बना रहे हैं तो स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, बट भावनाओं के साथ रहें, ठीक है, क्योंकि भावना कहीं ना कहीं निकली जाती है। तो सर बेसिकली NOx, SOx और PM 2.5 ये 3 चीज़ें हैं जो हमारा एयर पॉल्यूशन के लिए हैं। SOx तो लिमिट हो जाएगी क्योंकि बेसिकली हमारा निकलता है सल्फर से निकलता है, जो कि हमारा निकलता है पावर प्लांट से। तो वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर लगा के वहाँ पर काम कर सकते हैं इससे, ठीक है। बट NOx का इमिशन भी हम लिमिट कर सकते हैं। हमारा जो भारत जो आ रहा है, भारत वर्जन 6 आ रहा है, मतलब व्हीकल को जो अपग्रेड कर रहे हैं, फ्यूल एफिशिएंट बना रहे हैं ताकि इससे NOx वहाँ से कम निकले, इसकी बात कर सकते हैं। उसके बाद सोलर कुकर लगाकर PM की उजाला स्कीम है कि हम लकड़ी ज़्यादा न जलाएं, बायोमास को ज़्यादा न जलाएं, चपड़ा न ज़्यादा जलाएं, कंडा ज़्यादा न जलाएं, तो उससे हमारा काफ़ी हद तक काम हो सकता है, ओके। और ये रिपोर्ट ये एक्नॉलेज कर रही है कि जो इन्वायरमेंट में अमेंडमेंट हुआ है, EPA की जो हमारे रूल है, इसको स्ट्रेंथन करने की बहुत ज़रूरी है हमारा, ठीक है। अगले में आते हैं, हम बात करते हैं दोस्त कि जो हमारा सबसे ज़्यादा घातक काम हो रहा है ना, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 इसमें काम कर रही है, ठीक है। सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन ये कर रही है, इसकी वजह से हमारा प्रीमेच्योर डेथ हो रहा है, और बेसिकली ये आउटडोर एयर पॉल्यूशन की वजह से ये काम हो रहा है। अब चैलेंजेस क्या है कि देखिए हर जगह नॉर्म्स तो बनाए गए हैं, रूल बनाए हैं, लेकिन उसको अच्छे से लागू नहीं किया गया, इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, ठीक है। और SOx
NOx और SOx, सल्फाइड के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के लिए कैपेसिटी इंस्टॉल की गई है, लेकिन ऑप्टिमल लेवल पे वर्क नहीं कर रही है, सब ऑप्टिमल लेवल पे वर्क कर रही है। तो ये बोल रहे हैं कि भाई क्लियर एक एयर स्ट्रेटेजी हमारा एनर्जी सेक्टर होना चाहिए ताकि पॉल्यूशन को हटा सके। ओके, इस तरह की बातें कर रहे हैं ये लोग। अब देखिए जरा बात करते हैं ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट। बात ये है कि भाई हमारा 100 गीगावाट सोलर से लेके आना है, तो भाई जब आप 100 गीगावाट सोलर से लेके आ पाएंगे, 1 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया चाहिए आपको एटलीस्ट 40 से 50 मेगावाट बनाने के लिए। लैंड एक्विजिशन की हालत इंडिया में ये है। तो बात ये हो रही है कि हमारे यहाँ ग्रीन कॉरिडोर एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट में क्या होगा कि कंपनी को बिडिंग करी जाएगी, ठीक है, टेंडर डाला जाएगा और स्टेट टू स्टेट हमें कनेक्ट करना है ट्रांसमिशन लाइन से, मेनली ट्रांसमिशन लाइन का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है कुल मिला के, ठीक है। जनरेशन पॉइंट से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, दूसरे से तीसरे स्टेट में ये काम करना है। तो सर स्टेट के अंदर कौन करेगा? स्टेट के अंदर जो काम करेगा वो पावर ग्रिड ऑफ कॉर्पोरेशन लिमिटेड ऑफ इंडिया काम कर लेगा, इंट्रा स्टेट काम कर लेगा, उसकी दिक्कत आप मत लीजिए। अब देखिए अभी तक हमारा जो कैपेसिटी जनरेट कर पाए हैं रिन्यूएबल एनर्जी की वो 40,000 मेगावाट है, लेकिन जो हम ग्रिड से केवल 30,000 मेगावाट कनेक्ट कर पाए हैं। जरा ये है कि इस सितंबर तक हम 10,000 मेगावाट कनेक्ट कर सकते हैं इसके थ्रू, ठीक है। अब जरा फाइनेंस भैया पैसा कहाँ से आएगा? तो यहाँ पे 2 बैंक बड़ा अच्छे से काम कर रही हैं। पहला जर्मन बैंक, क्योंकि जर्मन क्लीन एनर्जी में बहुत सबसे आगे है, सोलर एनर्जी में सबसे आगे है, ठीक है। जर्मन बैंक और नेशनल क्लीन एनर्जी फंड ये बेसिकली 40% पैसा देंगी और 20% कंसर्न इस स्टेट देगा पैसा, ठीक है। इसके बाद जो प्रोजेक्ट होगा इसकी ट्रांसपेरेंट बिडिंग करी जाएगी, जो कि सोलर पार्क हमें बनाने हैं। अब देखिए बात क्या है, इंडिया में सबसे बड़ी दिक्कत आती है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की। सबसे वीकेस्ट लिंक है हमारे इंडिया में, ठीक है। और ये लिंक यदि मजबूत नहीं होता है तो जो हम रिन्यूएबल एनर्जी से 175 मेगावाट एनर्जी को बनाना, गीगावाट एनर्जी को बनाना चाहते हैं, ये हमारा सपना कभी पूरा नहीं हो सकता है। अब देखिए भाई बात ये है कि इंडिया की 3 जो साइट है ये आ चुकी हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। देखिए कांजा जेनजोंगा नेशनल पार्क KNP के नाम से जानेंगे, सिक्किम है, चंडीगढ़ कैपिटल कॉम्प्लेक्स और नालंदा महाविहारा जो नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में, 3 चीजें आ चुकी हैं हमारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। प्री का सवाल ये बहुत अच्छे से बन सकता है, ठीक है। अब देखिए जरा इनकी बात देख लेते हैं कि यहाँ पे है क्या भाई। KNP सिक्किम ये हमारा वहाँ पे पार्क है। ये फर्स्ट एंड ओनली मिक्स्ड साइट है इंडिया की जो वर्ल्ड हेरिटेज में लाई गई है। अब देखिए जो पार्क है ना हमारा KNP जो पार्क है ये सिक्किम का 25% वहाँ पे कवर करता है एरिया, और यहाँ पे स्नो क्लैड स्टीप वैली, वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट पीक भी यहाँ पे कंचनजंगा है, यहाँ पे पाई जाती है। इसके बाद मस्क डियर, स्नो लियोपार्ड, हिमालय थार, मेनी ग्लेशियर इंक्लूडिंग झेमू ग्लेशियर यहाँ पे मिलते हैं। अब देखिए यहाँ पे इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के लिए बहुत ज़्यादा है, रिलीजियस कल्चर को बहुत अच्छे से इन्हें प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। बेसिकली वहाँ पे जो हमारा रिलीजन है बुद्धिज्म को फॉलो किया जाता है। जो लेप्चा ट्राइब है, लेप्चा ट्राइब है यहाँ की इंडिजिनस ट्राइब है सिक्किम की, ठीक है। अब आते हैं चंडीगढ़ का कैपिटल कॉम्प्लेक्स। आप जरा देख सकते हैं कितना प्यार से यहाँ पे झील बनी हुई है और कितने अच्छे से ये बिल्डिंग बनी हुई है। बेसिकली यहाँ पे 3 बिल्डिंग है, 3 मॉन्यूमेंट है और 1 लेक है। और बेसिकली ये कोई एक फ्रेंच आर्किटेक्चर थे, ली कॉर्बूसियर, 1950 में इन्होंने डिजाइन किया था। और उसी जगह पर जो हमारा यहाँ पे चंडीगढ़ का कैपिटल कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे सेक्रेटेरिएट है, हाई कोर्ट है, ओपन हैंड माउंटेन है, जियोमेट्रिकली हिल है, ये सब चीजें यहाँ पे सिचुएटेड है, ठीक है। आगे आते हैं, जहाँ नालंदा महावीरा की बात कर लेते हैं, तो ये बहुत मोस्ट एंशिएंट यूनिवर्सिटी रही है हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। ये ऑर्गेनाइज ट्रांसमिशन करती थी नॉलेज को, और 8 साल तक बिना इंटरप्ट हुए इन्होंने नॉलेज को बढ़ाया है आगे। और यहाँ पे वर्ल्ड के बहुत बड़े यहाँ पर लोग आकर पढ़ाई करी है यहाँ पे, ठीक है। अब बात ये है कि ये इसकी जो डेटिंग करी जाए कि ये कितनी पुरानी है, तो ये पुरानी है 3rd सेंचुरी BC की है ये, ओके। इस समय की ये यूनिवर्सिटी बनी हुई है। यहाँ पे स्तूपा है, बिहारा है, श्राइन्स है, और बुद्धिज्म को ये साइट को टेस्टिफाई करने के लिए, बुद्धिज्म को जानने के लिए ये साइट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जरा खासी ट्राइब की बात कर लेते हैं। बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ कि मेगालिथिक स्टोन स्ट्रक्चर और आयरन इम्प्लीमेंटेशन आया है। ये बैक टू प्री हिस्टोरिक पीरियड के लिए में बना हुआ है, जो मिला वहाँ पे। जब इसको रेडियो एक्टिव हम डेटिंग करते हैं तो यहाँ पे 1200 BC में मिलता है, और ये
फर्स्ट नियोलिथिक साइट जो है हमारा मेघालय में मिली हुई है। जरा खासी ट्राइब्स के बारे में जान लेते हैं। बेसिकली वहाँ के इंडिजिनस ट्राइब हैं ये, जो मेघालय में रहती है। यहाँ पे मैटरनियल सिस्टम होता है, मतलब कि औरतों को ज़्यादा दबदबा है यहाँ पे। हमारे यहाँ क्या होता है कि मेल डोमिनेटेड है, वहाँ फीमेल डोमिनेटेड है। ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं और ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं। उसके बाद एक हमारा अवार्ड आया है। ओके दोस्तों, मैग्सेसे अवार्ड बेसिकली टी.एन. कृष्णा साहब को दिया गया है अगेंस्ट मैनुअल स्कैवेंजिंग। ये बड़े तगड़े आदमी थे। बेसिकली क्या होता था कि जो मैनुअल स्कैवेंजिंग होती थी, तो यहाँ पे जो वहाँ पे वर्कर थे मैनुअल स्कैवेंजिंग करते थे, इनको बाल्टी दी जाती थी। और एक बार इन्होंने टी.एन. कृष्णा साहब ने देखा कि बाल्टी गिर चुकी है जहाँ पे, मतलब कि यहाँ पे डिफेक्शन में जहाँ पे चीजें पड़ी हुई है, उसमें इंसान कूद कर बाल्टी निकाल रहा है कि मैं बाल्टी नहीं निकालूंगा तो फिर कैसे उठाऊंगा, ये मैनुअल स्कैवेंजिंग कैसे करूंगा। तो ये टी.एन. कृष्णा साहब ने इसको हटाने के लिए काफी ज्यादा काम किया है। इवन इनके एक आप इंटरव्यू सुनोगे तो इन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा यदि ओपन डिफेक्शन और मैनुअल स्कैवेंजिंग जो एक्ट है उसका सबसे ज्यादा कोई वायलेट कर रहा है तो हमारे इंडियन रेलवे, क्योंकि जो वहाँ पे खुले में सीधे रेलवे लाइन पे चीजें गिरा दी जाती हैं। ठीक है, तो ये हमारी प्रॉब्लम आ रही है। मैग्सेसे अवार्ड इनको दिया गया टी.एन. कृष्णा साहब को। ये बहुत तगड़े आदमी है, इनको सैल्यूट, और शायद हम भी इनकी तरह कभी बन पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, हैव ए नाइस डे।